नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और हम लोग का जो मेधा सीरीज चल रहा है, आज उसके में डे 4 में ज्योग्राफी में भारत की जलवायु से संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है? जैसे कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है और हम सभी लोग का प्रयास है इसमें कि कुछ ऐसे प्रश्नों को इसमें डिस्कशन करें, जो प्रश्न के अंदर से एक कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप होता हुआ चला जाए। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखा जाए कि पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। दूसरा, भारत में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% भाग मानसून के दौरान होता है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग जैसे देख रहे हैं कि भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है, तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है। क्योंकि भारत की जो क्षेत्र के अगर स्थिति को हम लोग देखते हैं, तो हमारे यहां पर यदि बात किया जाए तो 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ और यह है 30 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री तरफ जो वायु चलती है, इसकी डायरेक्शंस क्या होती है? तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, इसकी दिशा क्या होती है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चलता है। कोई भी वैसा क्षेत्र दुनिया का, यानी वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर वायु का यानी कि पवन की जो प्रणाली है होती है, अगर उसमें 180 डिग्री का परिवर्तन होता है वार्षिक, तो ऐसे भाग को हम लोग मानसून की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो जो ऐसी हवाएं चलती हैं उसको मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो हमारे यहां पर क्या होता है, भारतीय संदर्भ में यदि हम लोग देखें, तो एक बार हवा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है और एक बार हवा साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चलता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? तो यह मानसूनी है। स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 75% भाग मानसून के दौरान होता है। अब देखो यहां पर एक चीज को याद रखना है कि यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता होगा कि यह तो उत्तर सही है, लेकिन यह सही नहीं है। इस वजह से क्यों? क्योंकि जब हम लोग मानसून की चर्चा करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो हमारे यहां पर दो प्रकार का मानसून होता है। हमारे यहां पर मानसून जो होता है, यह दो प्रकार का मानसून है। एक को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। एक को हम लोग कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, और दूसरा को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। एक बार हवा दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेगा और एक बार हवा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ चलेगा। ठीक है। यह अलग बात है कि सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन लौटती हुई मानसून के बाद जो हम लोग के यहाँ पर कुछ कुछ वर्षाएं होती हैं, वह उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान ही होती है, जिसमें हम लोग कोरोमंडल प्रभाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, इसमें वर्षा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर केवल लिखा है कि 75% भाग मानसून के दौरान होता है, ये सही नहीं है। तो ऐसे में हमारा केवल और केवल स्टेटमेंट 1 जो होगा वह सही होगा। क्लियर है? आओ अगले तरफ में हम लोग बढ़े। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के भारतीय जलवायु के प्रभाव में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। मतलब यहां पर कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज ऑन द इंडियन क्लाइमेट्स, यानी कि भारत की जलवायु में, ठीक है, हिमालय का क्या प्रभाव है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को रोककर उपमहाद्वीप को कठोर सर्दियों से बचाता है। स्टेटमेंट सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, यह स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। यह नमी से भरी मानसूनी हवाओं के लिए
अवरोधक के रूप में कार्य करके भारत में वर्षा कराने में सहायता करती है। यह नमी भरी मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक के रूप में काम करता है और भारत में वर्षा कराने में सहायता करता है, क्योंकि जब हिमालय खड़ा है सामने, तो जब यहां से हवाएं आएंगी तो ऑब्वियस है कि इन हवाओं को हिमालय रोकेगा, और जब ये रोकेगा तो स्वाभाविक है कि इसके तलहटी के भाग में जबरदस्त बारिश होती है। ठीक है, तो हम लोग जब ऐसा देखते हैं कि भारत में मानसून जब आता है तो हिमालय इस मानसूनी वर्षा में वर्षा की अधिकता जिस जगह पर होती है उसके लिए भी हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें हम एक और ऐड करते चलें, हिमालय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को सक्रिय करने में भी अपना योगदान करता है, क्योंकि एक फेनामेना है जिसको हम लोग कहते हैं अल्बेदो। इस फेनामेना के वजह से भी वायुमंडल इतना ज्यादा गर्म होता है, लो प्रेशर का बेल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हैं वह हमारे इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ता है। तो बहुत ही बड़ा योगदान हिमालय को हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और कह रहा है कि सही कौन सा है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और यहां पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे सही होंगे। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की दबाव एवं पवन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को याद रखना है कि जो हमारा एयर प्रेशर सिस्टम होता है, वायुदाब प्रणाली जो होती है, यह कई बार किसी भी क्षेत्र में पवन प्रणाली को प्रभावित करती है। तो यहां पर कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में भारत के मुख्य भाग पर कम दबाव की स्थिति बनती है, जिससे नमी युक्त हवाएं चलती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के मुख्य भाग पर कम दबाव, लो प्रेशर, क्योंकि जब तापमान ऊंचा होगा तो ऑब्वियस है कि एयर प्रेशर यहां पर लो होगा। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, शीत ऋतु में उच्च दबाव के कारण उत्तर पूर्व से शुष्क व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में उच्च दबाव के कारण उत्तर पूर्व से शुष्क व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस वजह से एक और दो दोनों उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है? तो अगला प्रश्न हमसे कर रहा है पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, और यहां पर ध्यान से देखोगे, पश्चिमी घाट की जलवायु के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेटिक इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी भाग को देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दो भाग में, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट। तो यहां पर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वह कह रहा है कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, ऑन द इंडियन क्लाइमेट। ये पहाड़ मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक बनते हैं, जिससे इसके पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दोगे, पवन विमुख का मतलब होता है उल्टे डायरेक्शंस में। ठीक है, तो अगर हम लोग दक्षिण भारत की एक मैप को इस तरह से यदि हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन्स होगा, यहाँ पर अगर हवाएं टकराएंगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा और इस जगह पर वर्षा होगी। लेकिन जब उल्टा डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हवाएं यहाँ पर नीचे की ओर सरकती हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, तो उल्टे साइड्स में यानी इस भाग में वर्षा अपेक्षाकृत कम होगा। कह रहा है कि पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होती है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहाड़ों की विपरीत दिशा वाले भाग में वर्षा छाया क्षेत्र, रेन शैडो का निर्माण होता है। तो इसी भाग को, जिस भाग में वर्षा हो रही है, इसके अगर विपरीत वाले भाग को अगर हम लोग कहते हैं तो इसी भाग को हम लोग कहते हैं रेन शैडो एरिया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और यहां पर वर्षा कम होती है,
तो इस वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 यानी कि बी जो है वह सही है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है देखो, जैसे हम लोग जब जब भारत में बात करते हैं वर्षा की, जब जब हम लोग बात करते हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में, तो याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि इसका योगदान है भारत की जलवायु में। क्योंकि हम इन जनरल कई बार देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून को डी एक्सेलरेट कौन करता है, या फिर कई बार पश्चिमी विक्षोभ को एक्सेलरेट कौन करता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, यह भूमध्य सागर से क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति हो रही है भूमध्य सागर की तरफ से। ठीक है, और यह एक प्रकार का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का टेम्परेट साइक्लोन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही होगा। यह विक्षोभ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये विक्षोभ जो है, दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया ड्रेवन बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, क्योंकि जेट का भी तो दिशा यही होता है। यदि हम लोग भारत के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें, विशेष करके नॉर्दर्न इंडिया के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्दर्न भाग में जब ये हवाएं इस तरफ से आती हैं, ठीक है, तो जेट का भी दिशा इसी तरफ होता है। तो ऑब्वियस है कि जो वेस्टर्ली जेट है इसको यह गति भी प्रदान कर देता है। इस वजह से यह भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 या दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए। शीत ऋतु में होने वाले स्थानीय वर्षा, ठीक है, मावट या महावट के संदर्भ में विचार कीजिए। कंसीडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग दी मावट और महावट, द लोकल रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। ठीक है, इस वर्षा का मुख्य कारण चक्रवातीय पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, शीत ऋतु में विशेष करके अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जनवरी दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के महीने में हमारे यहाँ ठीक ठाक वर्षाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इस वर्षा का मुख्य कारण चक्रवातीय पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के वजह से ये बारिशें होती हैं। ठीक है, यह वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में बोई जाने वाली रबी फसलों के लिए अत्यंत नुकसानदेह होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब इस तरह की जब वर्षा होती है तो ऐसे वर्षा के समय में एक समस्या ये होती है कि विशेष करके अगर हम लोग देखें तो दिसंबर या जनवरी के महीने में जब ऐसा वर्षा अगर होता है, इस समय खड़ी जो गेहूं की फसलें हैं, ठीक है, और कभी कभी इस वर्षा में ओलावृष्टि भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से यह वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में बोई जाने वाली जो रबी फसल है उसके लिए कई बार यह नुकसानदेह भी माना जाता है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हमारा दोनों स्टेटमेंट इसमें सही होगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, और एक एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस भी करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए और सातवें प्रश्न को हम लोग देखें क्या कह रहा है हमसे सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न कह रहा है जलवायु परिवर्तन का पश्चिमी विक्षोभों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हवा में अधिक नमी होती है, जिससे चरम मौसम की स्थिति में भारी वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वार्मर एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर which can leads to extreme weather events resulting in a heavy rainfall or snowfall।
ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के कारण भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा और बर्फबारी की मात्रा में कमी देखी गई है। ड्यू टू द नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, a decrease in the amount of winter rainfall and snowfall has been observed in India. ठीक है, so this is also correct statements. ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है, कि कह रहा है, एक बार इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लें क्योंकि कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स है ये। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के कारण भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा और बर्फबारी की मात्रा में कमी देखी गई है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो आओ इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझें कि क्यों नहीं सही है। ठीक है, यह स्टेटमेंट इसलिए नहीं सही है क्योंकि देखो क्या है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कि उत्तर की ओर स्थानांतरित, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, के कारण भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा और बर्फबारी की मात्रा में कमी देखी गई है। तो पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम, क्योंकि जेट स्ट्रीम कहां से कहां चलता है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये चलते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो अक्षांश में भी ये बहुत ही उत्तर की ओर चलते हैं और ऊंचाई में भी यह बहुत उत्तर की ओर यानी बहुत ही ऊंचे भाग में यह गमन करता है। स्वाभाविक है कि जब इतने ऊंचाई भाग में यह गमन करेगा तब यह क्या होगा कि यह दक्षिण की ओर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, जब सर्दियों का मौसम आता है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जब यह दक्षिण की ओर शिफ्ट करेगा तो यहां पर लिख रहा है कि उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है, तो यह दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता है। इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल और केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि भारत में मानसून विज्ञान के अनुसार लू के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लू के संदर्भ में, पहला, यह मुख्य रूप से थार के मरुस्थल से उत्पन्न होने वाली अधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। ठीक है, यह मुख्य रूप से थार के मरुस्थल से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट सही है। और इसको अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यह आंशिक रूप से सही है, पूरा सही नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि अगर हम लोग कहते हैं कि लू की उत्पत्ति संपूर्ण उत्तर भारत में होता है और विशेष करके तब जबकि हमारा धरातल बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, परंतु चूंकि यहां पर मरुस्थल की बात हो रही तो स्वाभाविक है कि मरुस्थल में गर्म एरिया होगा तो यहां पर गर्म हवाएं चलेंगी। यह हवा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को भी प्रभावित करती है नहीं। इस प्रकार की जो लू चलती है इससे केवल उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है और जो हमारा कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है, वह प्रभावित होता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो इस वजह से यह स्टेटमेंट है गलत। तब यहां पर कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मॉनसून के आगमन की अवधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ द एडवांसिंग ऑफ द मॉनसून्स। ठीक है, और जब ये लिख रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट तो जनरली ये स्टेटमेंट लिखा जा रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए। भारत की मुख्य भूमि पर मॉनसून का आगमन, यहां पर ध्यान से हम लोग को लिखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन सबसे पहले केरल के तट पर 1 जून को होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। जुलाई के और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉनसून का फटना, यानी बर्स्ट ऑफ द मॉनसून भी बोला जाता है। दूसरा, जुलाई के मध्य तक लगभग संपूर्ण भारत मॉनसून के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि हमें याद रखना है 1 जून से 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में
मॉनसून सक्रिय होना शुरू होता है 1 जून से और 15 जुलाई तक पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून। यहाँ पर याद रखना है कि 1 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, यह सक्रिय होने लगता है। मॉनसून जो है यह सक्रिय होता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय कब हो जाता है, तो हमें बताना होगा कि 15 जुलाई को, ठीक है। और मॉनसून विस्फोट कब होता है, तो 1 जून को, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 जो है यह दोनों स्टेटमेंट हमारा सही आएगा। क्लियर है? चलिए। और आंसर को आप भी जैसे जैसे देख रहे हैं, अगर आपके भी कुछ सजेशंस हों, कुछ भी आपके अगर कह सकते हो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस को कुछ और नए तरीके से या कुछ और इसमें चेंजेस करके बताइए, ठीक है। या प्रश्नों को और अधिक विस्तार, क्योंकि ज़्यादा हम इस वजह से विस्तार इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब में ऐसे प्रश्न के सेशंस को करते हैं तो आपके पास भी थोड़ा सा जानकारी तो होता ही है, और हम अपने जानकारी को केवल इसमें ब्रश अप करते हैं। तो वो ब्रश अप करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे कि हाँ इस पर और अधिक चर्चा किया जाए, तो अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मॉनसून अंतराल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि कभी कभी हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मॉनसून का ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून बहुत ही अधिक सक्रिय है, तो फिर बाद में पता चला कि 15 दिन 10 दिन तक के लिए एकदम जो है वो वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, और जो हवाएं हैं वो लगभग नहीं के बराबर चलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मानसून अंतराल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, मानसून के मौसम के दौरान जब 1 या अधिक सप्ताह तक वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है तो इसे मानसून अंतराल कहते हैं। ये सही है। उत्तर भारत में अंतराल तब आता है जब मानसूनी गर्द कमजोर होकर के हिमालय के तलहटी की ओर खिसक जाता है। ये मानसून ट्रफ क्या होता है, ये मानसून ट्रफ बेसिकली वह लो प्रेशर के बेल्ट होते हैं जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं मूवमेंट्स करें। क्योंकि एक चीज को याद रखना कि जो नया थ्योरी हमारा है मानसून से संबंधित है, वो विशेष रूप से ITCZ के संबंध में है। क्योंकि ITCZ का मूवमेंट जैसे जैसे होता हुआ चला जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये हवा जो है ये इसी को ही तलाशती रहती है और इसी की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है। तो ITCZ का जैसे जैसे मूवमेंट्स होगा वैसे वैसे हवा भी उसकी ओर बढ़ती चली जाती है। तो जहां पर ITCZ कह सकते हो कि जिस जगह पर स्थापित हो जाता है वह एरिया लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। स्वाभाविक है कि जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब याद रखना है कि मानसूनी गर्त मूल रूप से ही है। और ये जो गंगा का जो क्षेत्र है, विशेष करके अगर हम लोग कहते हैं संपूर्ण गंगा का मैदानी भाग जो है ये मानसून ट्रफ का एक जोन माना जाता है। तो अगर कभी ऐसा होगा कि यह ट्रफ यदि यहां से शिफ्ट करके हिमालय की ओर शिफ्ट कर गया है, मतलब है कि अगर हिमालय का एरिया ज्यादा लो प्रेशर का एरिया बिल्डअप हो गया है, तो स्वाभाविक है कि हवा वहां तक जाएगी। और ऐसे में क्या होगा कि हमारे यहां पर मानसून अपेक्षाकृत थोड़ा सा विलंब हो जाता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि मैदानी भाग में मानसून कैसे बढ़ता है, तो यह बढ़ता है पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ ये बढ़ता चला जाता है। यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। और जब कभी ऐसा होता है कि अगर हिमालय एरिया ज्यादा लो प्रेशर का बेल्ट बन गया तो ये शिफ्ट कर जाता है टू द हिमालयन रीजन्स। और ऐसे में क्या होता है, इस भाग में अपेक्षाकृत वर्षा में विलंबता हो जाती है, यानी वर्षा थोड़ा देर से होने लग जाता है। तब ऐसे में हम लोग को दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, करा कौन सा सही है, स्वाभाविक है कि 1 और 2 दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न के हम तरफ देखें। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ठीक है।
और यहां पर क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। शीत ऋतु में भारत के आंतरिक भागों में तटीय क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक तापमान भिन्नता, कठोर सर्दी और अधिक गर्मी पाई जाती है। देखो याद रखना है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस दो प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग अगर बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में, महाद्वीपीय जलवायु के बारे में, तो महाद्वीपीय जलवायु हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को ही लीड करता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स कि वो एरिया जो होगा वो अत्यधिक या तो तापमान उसके अंदर में होगा या फिर वो अत्यधिक शीतल होगा। अगर हम लोग जैसे बिहार के बारे में बात करते हैं तो हमारा एरिया कैसा, ये लैंडलॉक्ड रीजन्स है। तो जब ये लैंडलॉक्ड रीजन्स है तो हमारे यहाँ सर्दियां भी कठोर और ग्रीष्म ऋतु भी कठोर पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने जस्ट थोड़े बगल के राज्य में चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है, तब ऐसे राज्य जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन ये तटीय राज्य हैं, तो यहां पर कठोर सर्दी या फिर कठोर ग्रीष्म काल यहां पर नहीं होगा। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पर मिलता है। और याद रखना है कि अगर हम लोग देखते हैं अपने एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी अगर देखें, यानी वार्षिक ताप परिसर को भी यदि आप देखते हैं, तो प्रश्न को याद रखिएगा, उत्तर भारत में वार्षिक ताप परिसर ज्यादा है क्योंकि ग्रीष्म काल में यहां पर टेम्परेचर बढ़ करके कुछ कुछ जगह पर 46 से लेकर के 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि शीत ऋतु में इसी जगह का टेम्परेचर घट करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ जगह पर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। तो सोचिए कि कितना रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करते हैं तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। ग्रीष्म काल में यहां पर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और शीतकाल के टेम्परेचर में देखें तो 29, मतलब कि बहुत ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने भी शीत ऋतु है, ठीक है, आंतरिक भाग है, उसमें तटीय के भाग के तुलना में तापमान में भिन्नता बहुत ज्यादा मिलता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगा, मतलब है बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों के बढ़ते हैं, समुद्र का समकारी या संयमित प्रभाव भी कम होता चला जाता है। यार ये तो स्टेटमेंट ऐसा ही कह रहा है। आप समुद्र से अगर दूर जाएंगे तो समुद्री प्रभाव से दूर हटोगे कि नहीं हटोगे। दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें तेलंगाना राज्य के बारे में, तो तेलंगाना राज्य केवल दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं ये लैंडलॉक्ड है, यानी ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक और दो दोनों सही है, इस वजह से यहां पर एक वाला जो होगा वह सही होगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, ठीक है, हर स्टेटमेंट्स को, यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, कई बार प्रश्नों को अगर आप देखिएगा तो यह प्रश्न आपको स्टेटमेंट बेस्ड या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोगों ने इसको दो तरह के डिजाइन करने का प्रयास किया। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है नगरीय उष्मा, अर्बन हीट आइलैंड्स के प्रभाव के कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक दर्ज किया जाता है। क्यों नहीं दर्ज किया जाएगा? ठीक है, इसलिए अब ये मत बोलिएगा कि सर वातानुकूलित यंत्र चल रहे हैं इस वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ, नहीं। वातानुकूलित यंत्र एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग कहें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यदि हम लोग कहें कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, और कंक्रीट जंगल, पेड़ पौधे की कमी, तो अर्बन एरिया में ये सभी कह सकते हो कि क्षेत्र के ऐसा सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि यहां का तापमान ज्यादा होगा। नगरीय भाग के जैसे ही हम लोग ग्रामीण भाग में जाते हैं, खुले हुए एरिया हैं, मोटर गाड़ियां अपेक्षाकृत कम हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपेक्षाकृत इस एरिया में जो कह सकते हो कि निष्कासित हो रहा है वो कम है। ऐसे में ये एरिया जैसे ग्रामीण एरिया की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा तापमान वहां का थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ट्रेमेंडस चेंज हो जाता है, ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित होता है। शहरी क्षेत्र में कंक्रीट डामर सड़कें और ऊंची इमारतों ऊष्मा को अवशोषित कर बनाए रखती तथा वहां के वनस्पतियों की भी तो कमी है, तो हम ये बोल रहे थे। तो इसका मतलब है दोनों सही है, तो यहां पर हमारा, ठीक है, क्या होगा, ए स्टेटमेंट होगा।
यानी कि दोनों इसमें सही है। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मानसीराम विश्व के सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, देखो मानसीराम, ठीक है, उसके पहले चेरापूंजी था। मानसीराम के बारे में हम लोग को याद रखना, ये वो भाग हैं जो विश्व के वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये भाग अत्यधिक वर्षा के भाग माने जाते हैं मानसीराम। और ये कौन से पहाड़ी पर? तो जब हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे गारो, खासी और जैंतिया, जो मूल रूप से अगर हम लोग बात करें, ये शिलोंग का पठार का भाग ये माना जाता है। ठीक है, तो मेघालय के खासी पहाड़ी मानसीराम विश्व के सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का भाग माना जाता है। सही है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा इन पहाड़ियों को विशेषकर कीपाकार या फनलिंग आकृति के कारण यहां फंस जाती है और तीव्र वर्षा होता है। ठीक है, कारण उसके पीछे यह है कि जब हम लोग इस तरह के भाग को देखते हैं, क्लियर है, तो यह है हमारा मेघालय का पठार, तो इधर से जब वर्षा आएगी तो, और इधर से ये एरिया जबरदस्त वर्षा की प्राप्ति करती है, इसीलिए नाम भी तो है मेघालय। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको कह सकते हो कि ए स्टेटमेंट भी सही है और आर स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित मानसून पूर्व वर्षा स्थानीय सूची और उनके संबंध में राज्य को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि जो मानसून पूर्व बौछारें होती हैं उसको हम लोग को सम्मिलित करना है। पहला कह रहा है कि ये स्थानीय नाम है नॉर्वेस्टर, और यहाँ पर वो सूची है जिसमें इसको मिलाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या होगा तो हम लोग इसको देखते चले। जैसे नॉर्वेस्टर जो है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं काल बैसाखी, ठीक है, ये कहाँ होता है? तो काल बैसाखी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मूल रूप से बिहार के भागों में होता है। और जब हम लोग मैंगो शावर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये मैंगो शावर अगर देखा जाए तो ये हो जाता है कर्नाटका का एरिया, और बाली डोरी जो चेड़ा बोलते हैं ये हो जाता है असम के भाग में। ठीक है, यानी नॉर्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मैंगो शावर के बारे में बात करें, और ये हो जाता है तो पी का 2, क्यू का 3, ठीक है, क्यू का 3 और आर का 1, तो ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ये मिलान हमारा सही होगा। ठीक है, आप भी इसको थोड़ा देखते चलिएगा, क्योंकि ये जो वर्षा होती है मानसून पूर्व बौछार, ये कब होता है? तो यह मूल रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो अप्रैल और मई के महीने में अत्यधिक तापमान के वजह से जो स्थानीय वायुदाब की जो भिन्नता होती है, उस वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखें, और यहां पर कह रहा है कि महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाओं का भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ में सही मिलान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परिघटना है और यहाँ पर मानसून का प्रभाव है। ठीक है, यानी फेनोमेना है। अल नीनो भारतीय मानसून पर अत्यधिक वृद्धि होगा? नहीं। ठीक है, अल नीनो जब होगा तो यह क्या करेगा कि हमारे मानसून को कमजोर करेगा, तो इसका मतलब है कमजोर मानसून। लानीना मजबूत मानसून। सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव, तो यह है भारतीय मानसून में वृद्धि। तो पी का हो जाएगा 3, पी का 3, ठीक है, क्यू का 1 और आर का 2, ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आगे बढ़े हम लोग, और यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं भारत में कुल वार्षिक वर्षा मानसून पूर्व प्री मानसून रेनफॉल का योगदान लगभग कितना होता है? ठीक है, यानी कि हम लोग से ये कह सकते हो कि प्री मानसून शावर, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा कि भारत में जो सबसे अधिक मानसून रेनफॉल जब होता है भारत में, यानी कि टोटल जो भारत का रेनफॉल है यह है 125 सेंटीमीटर औसत।
तो इस औसत का अगर हम लोग देखें तो 75% जो होता है ये साउथ वेस्ट मानसून से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, जिसको कि हम लोग प्री मानसून शावर के नाम से जानते हैं, तो वो कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो मोटे तौर से अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यह करीब करीब 1 से 5% के आसपास में यह होता है। ठीक है, आइए मानसून के वापस लौटने के अक्टूबर नवंबर में साफ आसमान और उच्च आर्द्रता के कारण बनने वाली दमनकारी या कर्षदायक मौसम को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन द ऑपरेसिव एंड सेलेक्टरी वेदर कॉज्ड बाय क्लियर स्काई कंबाइंड विद हाई ह्यूमिडिटी इज लोकली नोन एज, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर हिट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मानसून अच्छा मानसून कब से लौटना शुरू होता है तो इसको भी याद रखना, और मानसून का मतलब है फिर से साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो रिट्रीटिंग शुरू होता है ये शुरू होता है 1 सितंबर से, और 1 दिसंबर को यह पूर्ण हो जाता है। तो याद रखना है कि 1 सितंबर से 1 दिसंबर मतलब है कि 3 महीने का लगभग समय लगता है जबकि मानसून हमारे यहां से लौटता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋतुओं के अनुसार हवाओं के पलटने के प्रणाली यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति किस मूल भाषा यानी मौसम से हुआ है। ठीक है, तो ये तो किताबों में बहुत ही इजी है, इसको हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि ये मूल रूप से क्या है, तो यह एक अरबी भाषा, ठीक है, के शब्द हैं जिसका मतलब है कि मौसम के अनुसार इसका परिवर्तन। ठीक है, चलिए, और हमने जैसा बताया कि जब ये परिवर्तन हम लोग लिखते हैं तो ये परिवर्तन एकदम उल्टा हो जाता है, यानी एक बार हवा जो है वह चलता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और एक बार हवा चलता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए, भारत के वर्षा वितरण वर्गीकरण के अनुसार उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हाई रेनफॉल रीजन्स में शामिल होने के लिए न्यूनतम वार्षिक वर्षा की सीमा कितनी निर्धारित की गई, यानी हाई रेनफॉल रीजन्स, तो जब हाई रेनफॉल रीजन्स होगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जब जब हम लोग लिखते हैं कि हाई रेनफॉल मीन्स रेनफॉल उस एरिया में वार्षिक अगर है ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। और अगला प्रश्न कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण शेष विश्व की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में 2 से 4 गुना अधिक तेजी से होने वाली ताप वृद्धि की घटना को भूगोल में क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि यह एक शब्दावली है जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तब इसको हम लोग, यानी कि नॉर्दर्न पोलर रीजन्स में भी तो हमारा बर्फ तो पिघलेगा ही पिघलेगा, तो कह रहा है कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण शेष विश्व की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में 2 से 4 गुना अधिक तेजी से होने वाले ताप वृद्धि की घटना को भूगोल में किस नाम से जानते हैं। इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, छोटा सेशंस हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा प्रश्नों को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं ताकि आप हर दिन धीरे धीरे ही सही लेकिन क्वेश्चंस को एक बार रिविजन्स भी करते चले जाएं, चैप्टर भी आपका रिविजन्स होता चला जाए। ठीक है, जब एक बार ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग रिगरस सेशंस करना शुरू करेंगे, बड़े सेशन को करना शुरू करेंगे ताकि एक बार में आप लोग छोटे छोटे वीडियोस को देखिए। ठीक है, जब भी थोड़ा समय मिल जाए इन वीडियो को आप देखिए और अपने जो आपने पढ़ रखा है उसको देखते चलिए कि हम इस पर कितने और अधिक हमें काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।